स्टूडेंट्स, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो एग है वो उसकी जो ज़िंदगी होती है वो 2 दिनों की होती है, 2-3 दिनों की होती है, तो वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो यूट्रस में तैयारी हुई होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी ज़रूरत नहीं रहती, तो वो भी ब्रेक डाउन होता है। तो ये सारी जो डिटेल है आपके टेक्स्ट में यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन अब मैं उसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी। ये ओवरी का सेक्शन है और आप देख रहे हैं कि ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल मौजूद है जो कि डिवीजन के अमल से गुजर रहे हैं। उसमें से एक सेल जो है वो साइड बन गया, वो साइड मज़ीद लार्जर इन साइज सेल हो जाता है और उसके अंदर एक फ्लूइड भी भर जाता है और वो फ्यूचर में ग्लैंडुलर हो जाता है। इसको हम कहते हैं फॉलिकल। तो इस फॉलिकल के अंदर आपको पर्पल कलर में इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है जो कि फ्यूचर का एग है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसके बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स भी होती हैं, लेयर्स भी होती हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिडा वगैरह, जो कि प्रोटेक्शन वगैरह जो है उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंडरी ओसाइट जब मज़ीद तकसीम के अमल से गुजरता है तो एग को रिलीज़ कर देता है। जब एग इसमें से रिलीज़ हो जाता है तो हमने कहा कि ये ओव्यूलेशन है। उसके बाद बाकी का जो फॉलिकल है वो येलो कलर का हो जाता है, ग्लैंडुलर हो जाता है और सुकड़ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ कर ख़त्म हो जाता है। लेकिन सुकड़ने के दौरान जब ये ग्लैंडुलर हो जाता है तो ये हार्मोन्स रिलीज़ करता है जिसे हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एग बनने का अमल स्टार्ट हो गया और एग रिलीज़ हो गया तो 13वें दिन के पास आप देख रहे हैं कि जो यूट्रस की वॉल है वो बहुत पतली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मोटी होती चली जा रही है। जब एग रिलीज़ हो जाता है और स्पर्म्स आके इसको फ्यूज़ कर देते हैं तो ये जाइगोट बन जाता है और यूट्रस की वॉल में आके एम्बेड हो जाएगा। तो फिर हम इसे कहेंगे ये प्रेगनेंसी है। अगर फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, स्पर्म्स नहीं मौजूद, तो एग जो है उसकी 1-2 दिनों की लाइफ होती है, एग ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो फॉलिकल है वो ग्लैंडुलर हो जाता है, वो सुकड़ जाता है, येलो कलर का हो जाता है और कॉर्पस लूटियम उसको हम कहते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना रोल प्ले करके ख़त्म हो जाएगा। तो जो यूट्रस की वॉल मोटी हो रही होती है, थिक हो रही होती है, डेवलपमेंट उसमें हो रही होती है, उसमें वास्कुलराइजेशन हो रही होती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। अब क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो यूट्रस की जो वॉल थिक हुई थी, जो वास्कुलर इसमें वास्कुलराइजेशन हुई थी, जो ब्लड कैपिलरीज इसमें बनी थी, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो जो सारा ब्लड कैपिलरीज की फॉर्मेशन है और जो सारी वॉल फॉर्मेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार होगी और ब्लड की फॉर्म में जिस्म से खारिज होगी, जिसे हम मेंसेस कहते हैं। और ये 3 से 7 दिन तक एक फीमेल की बॉडी में ये कंडीशन रहती है। 28 दिनों के साइकिल में से 3 से 7 दिन इस प्रोसेस के होते हैं। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि मेंसुरेशन का मतलब है ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है इस साइकिल में। उसके बाद प्रोलाइफरेटिव फेज़ यानी कि वो वक्त है कि जब यूट्रस की जो बॉडी है और उसकी जो सेल्स हैं वो तेज़ी से डिवाइड कर रहे होंगे और यूट्रस की वॉल थिक हो रही होगी। फिर आप देख रहे हैं कि यूट्रस की वॉल मुकम्मल तौर पर थिक हो चुकी है, ब्लड कैपिलरीज इसमें बन चुकी हैं और इसको सिक्रीटरी फेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से बहुत सारी सिक्रीशंस पैदा हो रही होती हैं जिसमें हार्मोन भी इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाएगी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर प्रेगनेंसी होती है तो जो ऑर्गेनिज़म की बॉडी में, फीमेल ऑर्गेनिज़म की बॉडी में जो एग है, अब वो एग नहीं रहा, वो जाइगोट है, वो इम्प्लांट हो जाएगा और एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो में आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाएंगे और तीसरे से चौथे महीने के दरमियान मैक्सिमम ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गेनिज़म जो है उसमें बन जाते हैं और फिर हम इसको फीटस कहना शुरू कर देते हैं और ऑर्गन्स के बनने के अमल को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। तो जब ये ऑर्गन्स बन जाते हैं तो फीटस ने अब बाकी की जो मियाद है 9 महीनों में से पहले 3-4 महीनों में तमाम ऑर्गन्स बन गए, अब उसने साइज़ में इंक्रीज़ होना होता है, ग्रो करना होता है, तो वो बाकी का ग्रोथ पीरियड उसमें गुजारता है। तो टोटल जो पीरियड है जेस्टेशन पीरियड वो 280 डेज़ का, जो कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 9 महीने का बनता है। 9 महीने के जेस्टेशन पीरियड को सक्सेसफुली गुजारने के बाद जो फीमेल की बॉडी में से सर्विक्स और वेजाइना से होता हुआ बर्थ के फिनोमेनन से जो जानदार है वो इस दुनिया में वजूद में आता है। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा मैंने जैसे आपको अभी बताया कि जैसे जैसे बेबी ग्रो कर रहा होता है तो उसको हम फिर फीटस कहते हैं। फीटस और मदर दोनों की बॉडी से जो टिशू हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और एक नया टिशू बनाते हैं जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा की मदद से मदर जो कुछ हीट अप करती है वो डेवलपिंग बेबी को मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलती है और बेबी की बॉडी में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट जो है वो उसके थ्रू ही रिलीज़ होते हैं। तो हर जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है वो उसके बाहर एक सैक होती है जिसे एमनियोटिक सैक कहते हैं। एमनियोटिक सैक के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जो कि बेबी को जर्क्स वगैरह से, शॉक वगैरह से, झटकों से और किसी भी किस्म की तकलीफ़ से एक हद तक बचाता है। अब इस पीरियड के दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लियोट्रोपिक हार्मोन बनाएगा जिसे LDH कहेंगे और प्लेसेंटा जो है ये प्लेसेंटा लैक्टोजन बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, ये मेमरी ग्लैंड्स को एनलार्ज करेंगे, जो ब्रेस्ट फॉर्मेशन है उसको एनलार्ज करेंगे ताकि फ्यूचर में जो मिल्क ग्लैंड्स मौजूद हैं ये मिल्क प्रोड्यूस कर सकें और बच्चे की पैदाइश के बाद मदर जो है वो अपने बेबी को फीड करा सके।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है। उसके बाद है जी थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे मैंने आपको भी बताया, यहाँ से ऑनवर्ड फिर हम ह्यूमन एम्ब्रियो को फीटस कहना शुरू कर देते हैं, और फिर 12वें वीक तक मैक्सिमम ऑर्गन्स बन जाते हैं, और उसके बाद का जो पीरियड 9 महीने तक का होता है वो ग्रोथ का होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर हम बर्थ के फिनोमेनन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है ये एक दूसरा हार्मोन है जो फीमेल की बॉडी में रिलीज़ होता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। लेकिन जैसे जैसे बर्थ का वक्त करीब आता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। अब जो बेबी है उसके जिस्म में, उसके ब्रेन के अंदर भी पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे हम फीटल पिट्यूटरी कहेंगे। तो फीटल पिट्यूटरी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है, और ये जाके प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में आ जाता है। मदर की बॉडी में आके प्रोजेस्टेरॉन को कम कर देता है ताकि आप जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त है। और ऐसा तब होता है जब बेबी के ऑर्गन्स बन चुके होते हैं नॉर्मल डेवलपमेंट के नतीजे में, और उसके जो लंग्स होते हैं वो भी मैच्योर हो चुके होते हैं कि वो जब दुनिया में आएगा तो सांस ले सकेगा। तो उसके बाद फीमेल की बॉडी में आकर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये लेबर पेन्स इंड्यूस कराता है, जिसकी नतीजे में मदर को जो है वो शदीद पेन का एहसास होता है, और जो यूट्रस होती है उसकी वॉल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करती है, वो बेबी को पुश करती है, जिसे हम लेबर कहते हैं। दर्द की ये लहरें उठती हैं जो कि बेबी को पुश करती हैं, यूट्रस से बाहर निकालती हैं, और इस तरह से जो पैदाइश का प्रोसेस है वो होता है। यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि प्लेसेंटा दिखाया गया है, एक कॉर्ड दिखाई गई है जिसे एम्बिलाइकल कॉर्ड कहते हैं। एम्बिलाइकल कॉर्ड वो कॉर्ड है जो कि प्लेसेंटा को बेबी के साथ कनेक्ट करती है, बेबी के बटन, बेली बटन जिसे हम कहते हैं, उसके साथ लिंक होती है, और इसको सीवर ऑफ कर दिया जाता है, इसको कट कर दिया जाता है पैदाइश के वक्त। और आप देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन जो मैंने आपको बताई थी, एमनियन, कोरियन, यहाँ पर एलेंटॉइस नहीं दिखाई गई, लेकिन 3 मेम्ब्रेन होती हैं प्रोटेक्टिव इन नेचर। इनमें से जो एमनियन है इसके ठीक अंदर की तरफ और बेबी दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड पैदा होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जो कि बेबी के बिल्कुल बाहर होता है और उसको बिल्कुल शॉक से, जर्क से, जोड़ से बचाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेसेंटा दिखाया गया है, यूट्रस दिखाई गई है, और डेवलपिंग बेबी दिखाया गया जी। तो बर्थ के 10 से 45 मिनट के बाद जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस की वॉल से जुदा हो जाता है और बॉडी से बाहर खारिज हो जाता है वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू। इसे आफ्टर बर्थ कहते हैं। हर बार जब भी प्रेगनेंसी होगी तो फीमेल की बॉडी में नया प्लेसेंटा बनता है, और उसके बाद बर्थ के बाद का जो प्रोसेस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती रहती है यूट्रस में, जो डेब्रिस वगैरह होते हैं, जो ब्लड कैपिलरीज बनी थी, जो उसकी वॉल जो थी वो मोटी हुई थी, थिक हुई थी, उसकी अब ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि अब बेबी की बर्थ हो चुकी है। तो ये ब्लीडिंग की शक्ल में फीमेल की बॉडी से इसका इखराज जो है वो चलता रहता है। तकरीबन 350 सेंटीमीटर क्यूब जो ब्लड है इस सूरत में फीमेल की बॉडी से वक्तन फ़वक्तन जो है वो खारिज होता रहता है। इसमें कमोबेश 35 to 40 डेज़ लगते हैं, और उसके बाद फीमेल जो है वो दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर हो जाती है, और ये सिलसिला जो है उम्र के तकरीबन 40 से 45 साल तक चलता रहता है। उसके बाद फीमेल में एग प्रोडक्शन बंद हो जाती है जिसे मेनोपॉज कहते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हमने बात करनी है टेस्ट ट्यूब बेबी की। अब लेटेस्ट टेक्निक्स जो हैं उसमें हमने सीखा है कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक्स लेटेस्ट आई हैं, बायोटेक्निकल टेक्निक्स एडवांटेजेस, उससे हम कहीं कहीं जो है वो लेबॉर्ट्री कंडीशंस के अंदर भी रिप्रोडक्शन के अमल को थोड़ा सा फिजिबल बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि कुदरती तौर पर जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं उनका सामना उन्हें करना होता है। मे भी कोई बीमारी है, कोई नतीजा है जिसकी वजह से नॉर्मल वे में वो औलाद की नेमत से महरूम है। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी का फिनोमेनन है ये कैसे किया जाता है, पेरेंट्स के स्पर्म लिए जाते हैं और एग लिया जाता है, और इनको लेबॉर्ट्री कंडीशंस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कराया जाता है। फ्यूज़ करने के बाद उसे फीमेल यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है ताकि बाकी का जो प्रोसेस है जो कि अभी आपको एक्सप्लेन किया गया वो नॉर्मल वे में इसी तरह चलता रहे। तो इस तरीक़ेकार को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और वैसे इसको कॉमन नेम में कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़। इसमें सिर्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल की बॉडी के बाहर करवाई जा रही है, बाकी का प्रोसेस जो है वो सेम होगा। तो ये एक टेक्निक है जिसकी जो कि बाहर यूरोप वगैरह में जो है बहुत मकबूल है, और वो पेरेंट जो कि नॉर्मल किसी भी बीमारी या किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम की वजह से औलाद की नेमत से महरूम है, तो उनको टेस्ट ट्यूब बेबी की जो फैसिलिटी है वो उनको काबिल बनाती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें।